हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ये मेरी कोचिंग है सौरभ एफएमजी कोचिंग। इस कोचिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं हम। कहाँ पे लेते हैं लाइव क्लासेस? गूगल मीट में लेते हैं। अभी तो फिलहाल ये लाइव क्लासेस खत्म हो गए क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। इसलिए मैंने अभी ये यूट्यूब में नई सीरीज शुरू करने की जो सोचा है, जिसका नाम है श्योर शॉर्ट टॉपिक्स। श्योर शॉर्ट टॉपिक्स कुछ इस तरह के टॉपिक्स है जो आपको मस्ट नोन होने चाहिए। मतलब भाई इतना तो आपको पढ़ के जाना ही है। मतलब इतने टॉपिक्स का तो आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहूँगा कि अ, अगर कोई क्लासेस अगर मैं रखने वाला हूँ तो वहाँ पे अपडेट आएगा, या फिर नेक्स्ट यूट्यूब का वीडियो कब आएगा उसका भी मैं अपडेट वहाँ पे देते रहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और यूजुअली मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं हर एक टॉपिक को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, बट वो मैं अपने रेगुलर क्लासेस में करता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको इतने बार तो रिपीट नहीं करूँगा, एक ही बार रिपीट करूँगा, ताकि और आपके पास वीडियो सेव रहेंगी यूट्यूब में तो आप आगे पीछे करके उस वीडियो को देख भी सकते हो। दूसरी बात, हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन लगा लीजिए। क्यों? ताकि वॉइस क्लियर हो सके। ठीक है। वॉइस क्लियर हो सके। और भी हेडफोन लगाने के और भी कोई रीजन होंगे तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। चलो, तो अपन स्टार्ट करते अपने क्लासेस। चलो, क्लास का कंसेप्ट क्या है? श्योर शॉर्ट टॉपिक जो भी हम क्लास करने वाले हैं उसका कंसेप्ट क्या है? मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको गाइस। उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। उस 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपको आंसर्स देने हैं। अगर आप दे सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं दे सकते हो तो वो जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज नथिंग बट एक अपने में ही एक टॉपिक है वो। तो उस टॉपिक को मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा। ठीक है, जिसकी वजह से उस टॉपिक का आपको बड़ा बड़ा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। यूजुअली मैं सोच रहा हूँ वीडियो 2 घंटे का करने का, ज्यादा बड़ा नहीं करने का। नहीं तो लोग डर जाते। डरो मत। वीडियो भले भले ही बड़ा रहेगा, लेकिन बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को 1 से 2 बार रिपीट करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप 2x की स्पीड में देख सकते हो। अगर आपको पता है कि ये वाला टॉपिक मुझे आता है तो 2x की स्पीड में देखिए। अभी तो फिलहाल माहौल 2x की स्पीड का ही चल रहा है, तो मैं भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं भी जल्दी 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 जितना भी मेरा कंसेप्ट है पूरा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है। आज मोस्टली हम पैथो के बारे में बात करेंगे। मोस्टली हम थोड़ा माइक्रो के बारे में बात करेंगे। मटेरियल मेरे पास उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, टाइम थोड़ा कम था मेरे पास, बाहर था मैं इसीलिए। लेकिन मेरे पास जितना भी मटेरियल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छा मटेरियल है वो। ऑफ कोर्स ये तो पार्ट 1 है। जितना भी मटेरियल है आज हम पार्ट 1 में करेंगे, बाकी का हम पार्ट 2 में देखेंगे। बहुत सारी सीरीज आने वाली इसकी, टेंशन ना लो। चलिए स्टार्ट करते। तो 30 सेकेंड आपके चालू होते अभी। 10 year old boy with fever, weight loss, came to hospital. On examination, he was pale and had significant lymphadenopathy. डायग्नोस क्या होगा उसका? AML, CML, CLL, ALL। हमें पता चल गया कि ये हिमैट का है। ये टॉपिक हिमैट का है। तो आप कुछ सोच सकते हो उसके बारे में, खुद से बात करें कि इसका आंसर ये होना चाहिए भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं रुकता नहीं हूँ ज्यादा, 30 सेकंड में आपको देता नहीं हूँ। उससे उसके बदले आप एक काम कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, खुद से बात करिए कि ये कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलो, मुझे तो नहीं आता ये वाली चीज, मुझे नहीं आती। इसके इसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा एक बार टॉपिक पढ़ लेता हूँ, फिर से इसके ऊपर आता हूँ मैं। ठीक है। एएमएल। एएमएल स्टैंड्स फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एएमएल स्टैंड फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें इसके बारे में मुझे क्या क्या चीज़ें याद रखनी, इसके बारे में मुझे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो एएमएल में आपको एक बात याद रखनी है कि पेशेंट प्रेजेंट आपके पास कैसे करेगा। पेशेंट प्रेजेंट करेंगे आपके पास गम ब्लीडिंग के साथ। ठीक है, एएमएल का पेशेंट यूजुअली गम ब्लीडिंग के साथ आता है। गम ब्लीडिंग या फिर जिंजाइवल ब्लीडिंग आप बोल सकते हो, ये सब के साथ आता है वो पेशेंट। और क्या क्या इसमें मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है? एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे मुझे कुछ रॉड्स दिख रहे हैं जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ और रॉड्स। और रॉड्स, ठीक है, जिसका नाम लिख रहा हूँ मैं और रॉड्स।
लेकिन अगर ये और रॉड्स तो मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, लेकिन अगर ये और रॉड्स मुझे क्लस्टर में दिख रहे हैं, झुंड में दिख रहे हैं, तो मैं इसको बोल दूंगा फैगॉट सेल्स। इसको मैं क्या कह दूंगा? फैगॉट सेल्स। ठीक है। चलो, तो और क्या क्या चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें एक ट्रांसलोकेशन आपको याद रखने का है, ट्रांसलोकेशन इसका 15 17। 15 17, अगर मैं 15 को मतलब 24 आवर फॉर्मेट में देखूंगा, अगर 24 आवर फॉर्मेट में देखा जाए, तो 15 को अपन क्या बोलते हैं? 3। तो याद रखिएगा 3 AM, 3 AM याद रखिए, तो AM है 3 AM, AM है 3 AM, ठीक है। या फिर आप मैं जिस तरह से बताता हूँ वो याद रखिए, AM। मुझे पता है कि सुबह के 3 बजे, सुबह के 3 बजे कैसा रहता है, वो जो घोस्ट रहते हैं ना, घोस्ट, उनकी पावर सबसे ज्यादा होती है। सुबह के 3 बजे घोस्ट की पावर सबसे ज्यादा होती है। सुबह के 3 बजे घोस्ट की पावर सबसे ज्यादा होती है। 3 AM मतलब अगर मैं इसको 24 आवर फॉर्मेट में करूँ तो 15 हो जाता है ना। ऑफकोर्स 3 PM 15 होता है, पता है, लेकिन 3 AM याद रखिए। AM, 3 AM घोस्ट की पावर सबसे ज्यादा होती है, और 3 AM, 3 को अगर मैं 24 आवर फॉर्मेट में करूँ तो 15 हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसलोकेशन 15 17। क्यों मैंने इसका निमोनिक बताया हूँ? क्योंकि और भी ट्रांसलोकेशन आते हैं, वो अपन सीरीज बनाएंगे उसकी, इसकी टेंशन मत लो। तो अभी तक के मैंने कौन कौन से पॉइंट याद रखे? सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट याद रखा, गम ब्लीडिंग, जिंजरवल ब्लीडिंग। सेकंड पॉइंट मैंने याद रखा और रोड्स। तीसरा पॉइंट मैंने याद रखा कि अगर और रोड्स क्लस्टर में है तो उसको हम फाइगोट सेल्स कहेंगे। चौथा पॉइंट मैंने यह याद रखा कि ट्रांसलोकेशन है 15 17। कैसे? AML, 3 सुबह के 3 बजे 3 AM घोस्ट की पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, तो चलो देख लेते एक बार क्या क्या लिखा है मैंने। गम ब्लीडिंग, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, ट्रांसलोकेशन 15 17, AML M3। ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन इसका? इसका ट्रीटमेंट किससे करेंगे अपन? अतरा से करते हैं। ईमेल का ट्रीटमेंट किससे करते हैं? अतरा, अतरा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक से करते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में कौन सा AML रहता है? AML M7 रहता है। इतनी बातें मुझे पता चल गई AML के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप फिर से एक बार रिपीट वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट? नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ, ठीक है। ALL, acute lymphoid, acute leukocytic leukemia, acute सॉरी lymphocytic leukemia, acute lymphocytic leukemia। ऑल, इसमें आपको क्या याद रखने का है? ऑल लव्स चाइल्ड। कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चे की हिस्ट्री दे रखी है उन्होंने, कोई भी बच्चे की हिस्ट्री देख रखी है, आपने ऑल डाल देना, क्योंकि ऑल लव्स चाइल्ड। तो कोई भी जब गम इन्फ्लेमेशन, गम ब्लीडिंग की हिस्ट्री दी गई है तो AML डाल देंगे अपन। कोई भी बच्चे की हिस्ट्री दी गई है तो ऑल लव्स चाइल्ड डाल देंगे अपन, ALL डाल देंगे अपन, ठीक है। इसमें एक रेजिमेंट फॉलो करना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक रेजिमेंट फॉलो करते हैं, उसका नाम है वीपैड रेजिमेंट। उस रेजिमेंट का नाम क्या है? वीपैड रेजिमेंट। वीपैड रेजिमेंट मतलब विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, एस्परजीनिस एंड डॉक्सोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, विनक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन, एस्परजीनिस एंड डॉक्सोरुबिसिन, ठीक है। तो ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो अभी तक के मैंने क्या देखा ट्रीटमेंट का, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा ट्रीटमेंट का। AML का ट्रीटमेंट में किससे कर रहा हूँ? AML का ट्रीटमेंट में अतरा एंड आर्सेनिक से कर रहा हूँ। वही ALL का ट्रीटमेंट किससे कर रहा हूँ मैं? वीपैड रेजिमेंट से कर रहा हूँ, वीपैड रेजिमेंट से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी, इतनी बातें आपको याद रखनी। आर्सेनिक, आर्सेनिक, कोई मुझे, अच्छा, इसके बारे में, आर्सेनिक के बारे में दो तीन पॉइंट में कहना चाहता हूँ। आर्सेनिक सबसे पहले इसमें क्या दिखती है मुझे? नाखून में मीज लाइन दिखती है, मीज लाइन दिखती है। दूसरा, और क्या पॉइंट्स है इसमें? रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन इसका? EDTA दे देंगे, ठीक है। चलो, और आर्सेनिक ना, सॉरी, बाल, बाल भी बोल सकते हैं अपन इसमें। चलो, आपके लिए क्वेश्चन है कि आर्सेनिक इंडिया में इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, मोस्ट प्रोन लोकेशन क्या है इसका? आपका क्वेश्चन है ये। आप एक काम करना, जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर, चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन रहता है वहां पे डाल देना। इंडिया का मोस्ट प्रोन लोकेशन क्या, मतलब आर्सेनिक कहाँ पे, इंडिया में, अपने इंडिया में आर्सेनिक सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे है? आर्सेनिक का खतरा कहाँ पे सबसे ज्यादा है? चलो ये नहीं करते अपन, मैं बता ही देता हूँ, मैं तो वो सस्पेंस, सस्पेंस ही रह जाएगा।
एट द गैंग एट द बैंक ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एट द बैंक ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र आर्सेनिक सबसे ज्यादा वहां पे होता है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग सबसे ज्यादा वहीं पे होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई नो थोड़े से ब्लंडर हो रहे हैं, पहली बार है मेरा यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्लंडर हो रहा है, कोई नहीं, अपन धीरे धीरे करके फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीएमएल, नेक्स्ट क्या है सीएमएल। चलो इसमें कैसा रहेगा सीएमएल में, सीएम में क्या रहेगा, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, सारे टाइप्स के सेल्स मिलेंगे मुझे, सारे टाइप्स के सेल्स मिलेंगे मुझे, सारे टाइप्स के सेल्स मिलेंगे मुझे। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि सीएम, सीएम की जब पार्टी रहती है, चीफ मिनिस्टर की पार्टी रहती है, तो वहां पे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर की पार्टी रहती है तो हर टाइप के मंत्री लोग आते हैं वहां पे, वहां पे क्या होता है, हर टाइप के मंत्री आते हैं। और सीएम की पार्टी हो कहाँ पे रही है ये, सीएम की पार्टी फिलाडेल्फिया में हो रही है, फिलाडेल्फिया में हो रही है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया में हो रही है, ठीक है। तो सीएम अपनी पार्टी कहाँ पे दे रहा है, फिलाडेल्फिया में दे रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, सारे टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है, सारे टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलो दूसरी बात, और उस पार्टी में सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आए ना, ऑफ कोर्स पार्टी है, सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं, तो गार्डन पार्टी अपीयरेंस या फिर कॉलेज गर्ल, क्योंकि कॉलेज में भी सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं, तो गार्डन पार्टी अपीयरेंस, कॉलेज गर्ल, कुछ इस तरह से अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि सबने अपने अलग अलग कपड़े पहन के आए, सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आए। ट्रांसलोकेशन क्या होता है इसका, ट्रांसलोकेशन 922, इसको कैसे याद रखेंगे, 9 मतलब सुबह के 9, 22 मतलब रात के 10 PM। तो सीएम अपने चीफ मिनिस्टर है, वो कब से कब तक काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर काम करते हैं सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक के काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर कब से कब तक काम करते हैं, सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक काम करते हैं, तो ट्रांसलोकेशन 922। मैंने दो ट्रांसलोकेशन अभी देख लिया, ट्रांसलोकेशन 1570, ये किस में होता है, ये एएमएल में होता है, क्योंकि एएम सुबह के 3 बजे घोस्ट की, घोस्ट की जो रहती है पावर सबसे ज्यादा होती है। और 922 सीएम सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक काम करता है, ठीक है। इसमें कहने की बात है, ओरिजिनल में ऐसा कभी होता नहीं। चलो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अपन किससे करेंगे इसकी, ट्रीटमेंट करेंगे अपन इमेटिनिब से। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन इसकी, ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं इमेटिनिब, इमेटिनिब क्या है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। इमेटिनिब क्या है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। तो जो इमेटिनिब है ये किस में यूज करते हैं अपन, सीएमएल में यूज करते हैं, और एक जगह यूज करते हैं उसका नाम है गिस्ट, उसका नाम है गीस्ट, ठीक है। इमेटिनिब कहाँ पे यूज करते हैं, सीएमएल एंड गीस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो सीएमएल, सीएमएल के बारे में मैंने क्या पढ़ा, सीएम चीफ मिनिस्टर की पार्टी है, उस पार्टी में सारे टाइप के मंत्री लोग आ चुके हैं, सबने अलग अलग कपड़े पहन के आए हैं, गार्डन पार्टी, कॉलेज गर्ल, सबने अलग अलग कपड़े पहन के आए हैं। हो कहाँ रही पार्टी, पार्टी हो रही है फिलाडेल्फिया में। और सीएम यूजुअली काम कब तक करते हैं, सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक काम करते हो। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अपन, इमेटिनिब, इमेटिनिब से अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो इमेटिनिब का ट्रीटमेंट किस किस में करते हैं अपन, सीएमएल एंड गीस्ट में, सीएमएल एंड गीस्ट में अपन इमेटिनिब का ट्रीटमेंट लेते हैं। सीएलएल, सीएलएल, सीएलएल में कैसा अपीयरेंस रहेगा, स्कूल गर्ल अपीयरेंस, स्कूल गर्ल अपीयरेंस, ठीक। सीएमएल में कैसा अपीयरेंस रहता है, स्कूल गर्ल अपीयरेंस। ये जो यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स कैसे है, स्मज सेल्स, ये सेल्स कैसे है, स्मज सेल्स या फिर पैराशूट सेल, या फिर पैराशूट सेल्स, या फिर बास्केट सेल्स, ठीक है। स्मज सेल्स, पैराशूट, पैराशूट सेल्स एंड बास्केट सेल्स, ये सब है। और यहाँ पे कौन से CD पॉजिटिव रहते हैं, CD5 पॉजिटिव, CD20 पॉजिटिव, ये आपके नीट का क्वेश्चन था, ये आपके नीट का क्वेश्चन है कि CD5 पॉजिटिव, CD20 पॉजिटिव किसमें होता है भाई, सीएमएल में होता है, ठीक है। ये आपके नीट का क्वेश्चन है। चलो ये बात तो मैंने पूरी देख ली, ये बात तो पूरी मैंने देख ली। चलो एक और एक बार फटाक से एक बार रिपीट कर लेते हैं और एक समरी बना लेते हैं अपन, जितना भी अपन ने पढ़ा एक समरी बना लेते हैं। मैंने सबसे पढ़ा, पहले पढ़ा एएमएल, एएमएल के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो गम इन्फ्लेमेशन, गम ब्लीडिंग, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, ये सब में होता है। दूसरा मैंने इसका ट्रांसलोकेशन पढ़ा था 1517। तीसरी चीज मैंने इसके बारे में ये पढ़ा कि और रोड्स, और इसमें क्या रहते हैं, और रोड्स, अगर ये क्लस्टर में प्रेजेंट है तो इसको अपन कहेंगे फैगॉट सेल, अगर ये क्लस्टर में प्रेजेंट है तो इसको अपन कहेंगे फैगॉट सेल्स। चौथा पॉइंट मैंने पढ़ा कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा एएमएल रहता है, AML M7,
और इसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं अपन? अतरा आर्सेनिक से, अतरा एंड आर्सेनिक से, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा ALL, ऑल लव चाइल्ड। कोई भी बच्चे की हिस्ट्री है तो आप ALL डाल देने का। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अपन? एक रेजिमेन ही फॉलो करते हैं, उसका नाम है वीपैड रेजिमेन। उस रेजिमेन का फॉलो है, नाम है वीपैड रेजिमेन। तीसरा अपन ने पढ़ा है CML। सीएम की पार्टी है, तो ऑल टाइप्स ऑफ मंत्री आए हैं यहाँ पे, ऑल टाइप्स ऑफ मंत्री यहाँ पे आए हैं। सीएम कब से कब तक काम करता है? ट्रांसलोकेशन 9:22, सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक काम करता है। सीएम की पार्टी हो कहाँ पे रही है? फिलाडेल्फिया में हो रही है, फिलाडेल्फिया में हो रही है सीएम की पार्टी, ठीक है। और सीएम की पार्टी में सब अलग अलग कपड़े पहन के आए हैं ऑफ कोर्स, तो इसीलिए अपन इसको कॉलेज गर्ल या फिर गार्डन पार्टी बोलते हैं अपन इसको, गार्डन पार्टी अपीयरेंस बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट किससे करेंगे अपन? ट्रीटमेंट अपन इमैटिनिब से करते हैं। इमैटिनिब कैसा है? टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है। इमैटिनिब और कहाँ पे यूज करते हैं? गीस्ट में यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं? गीस्ट में यूज करते हैं। लास्ट है अपना CLL, लास्ट है अपना CLL, ठीक। CLL का अपीयरेंस कैसा है इसका? स्कूल गर्ल अपीयरेंस। इसका अपीयरेंस कैसा है? स्कूल गर्ल अपीयरेंस। एंड CD5 पॉजिटिव, CD20 पॉजिटिव। चलो बस इतना ही याद रखने का है। और इसमें हाँ स्मच सेल्स वगैरह आते हैं, स्मच सेल्स, पैराशूट सेल्स, बास्केट सेल्स, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। स्मच सेल्स, पैराशूट सेल्स एंड बास्केट सेल्स, ठीक है guys? तो रेडी, ये सब अपना रेडी हो गया, ठीक है। चलो फटाक से एक बार इसका आंसर दे दो। 10 साल का बच्चा है, अरे ऑल लव चाइल्ड, ऑल लव चाइल्ड, ऑल लव चाइल्ड, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 साल का आदमी है, प्रेजेंटेड विद गम ब्लीडिंग, AML, ठीक है। 4 साल का बच्चा है, ALL। 60 साल का आदमी है, प्रेजेंटेड विद 2 month हिस्ट्री ऑफ वीकनेस एंड पैलर पर एब्डोमेन शोज मॉडरेट स्प्लीनोमेगाली। ऑफ कोर्स, चलो ठीक है आगे बढ़ते। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर शोज हीमोग्लोबिन 10 ग्राम का है, ल्यूकोसाइटोसिस प्लेटलेट 3 लाख। पेरिफेरल स्मेयर शोज मेटामाइलोसाइट प्रोमाइलोसाइट माइलोब्लास्ट। अरे भाई, सीएम की पार्टी है और सारे मंत्री लोग आए हैं, सीएम की पार्टी और सारे मंत्री लोग आए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, तो सीएम है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो गया है? 60-year-old man presented with fatigue, weight loss and heaviness in left hypochondrium for 6 months. हीमोग्राफ किया इसका, हीमोग्लोबिन कुछ इतना है, TLC काउंट कुछ इतना है, प्लेटलेट काउंट कुछ इतना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे अपन ने न्यूट्रोफिल देखा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, मेटामाइलोसाइट, प्रो। अरे भाई साहब, सीएम की पार्टी और सब टाइप के सेल्स आ गए, सीएम की पार्टी और सारे मंत्री लोग आ गए, तो इसका आंसर हो गया CMN। अब यहाँ पे सीएम कहाँ से कब तक काम करता? सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक काम करता है ना सीएम, तो ये क्या मेरा सीएम है, ठीक है। इसी बहाने अपना एक टॉपिक खत्म भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a patient who presented with bilateral proptosis, proptosis is being investigated, biopsy from the region shows। इसको क्या करें? ठीक है, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलो, यहाँ पे एंटोनी ए, एंटोनी बी एंड वेरो के बॉडीज दिख रही है। दिस इज नथिंग बट दिस इज श्वानोम, दिस इज श्वानोमा, दिस नथिंग बट दिस इज श्वानोमा। श्वानोमा क्या होता है भाई? श्वानोमा क्या होता है? अगर मैं इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली देखूं, हिस्टोपैथोलॉजिकली मुझे एंटोनी ए, एंटोनी बी दिखता है। एंटोनी ए जिस तरह से आप देख सकते हो, ये डार्क रीजन है, और एंटोनी बी क्या है? लाइट रीजन है। एंटोनी ए एंड एंटोनी बी, ठीक है, ये लाइट रीजन है, ठीक है। उसके पहले शोनमा होता क्या है? ऑफकोर्स होमा, ये एक ट्यूमर है, ये एक ट्यूमर है, ट्यूमर है। इसका लोकेशन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस ट्यूमर का लोकेशन क्या है? 100% क्वेश्चन। सेरिबेलो पोंटाइन एंगल, a tumor presenting at tumor presenting at cerebellopontine angle। बताइए कौन सा ट्यूमर है वो?
वो है आपका श्वानोमा। वो है आपका श्वानोमा। सॉरी, आवाज थोड़ी सी आज ऊपर नीचे है। ठीक है, वो है श्वानोमा। तो ट्यूमर प्रेजेंटिंग एट सेरिपेलोपोंटाइन एंगल, ट्यूमर प्रेजेंटिंग एट सेरिपेलोपोंटाइन एंगल, दिस इज श्वानोमा। और एक क्वेश्चन लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ट्यूमर प्रेजेंटिंग एट वो ये अपना पिट्यूटरी ट्यूमर है, ये अपना पिट्यूटरी है। और ये पिट्यूटरी ट्यूमर होता कहाँ पे है? पिट्यूटरी पिट्यू सॉरी, ट्यूमर नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पे? सेला टर्सिका में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? वो लोकेटेड होता है सेला टर्सिका में। ठीक, तो अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए, तो उस ट्यूमर को क्या कहते हैं? उस ट्यूमर को कहते हैं अपन क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा। तो मैंने लोकेशन के ऊपर भाई दो दो चीजें पढ़ ली मैंने लोकेशन के ऊपर। अगर उन्होंने पूछा आपसे सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में ट्यूमर है, आपका आंसर रहेगा श्वानोमा। आपका आंसर रहेगा श्वानोमा। अगर उन्होंने पूछ लिया भाई, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सेला टर्सिका में कोई ट्यूमर है, सेला टर्सिका में कोई ट्यूमर है, तो आप बोलेंगे इसको क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा। ठीक है, चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन है आपसे, ऑफ कोर्स वो मैं इन फ्यूचर कभी कवर करूंगा, लेकिन अभी एक क्वेश्चन है आपसे। अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो जाए, पिट्यूटरी का ट्यूमर हो जाए, तो कौन सा नर्व कंप्रेस होती है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, या ऑप्टिक ट्रैक्ट? इन तीनों में से कौन सी नर्व कंप्रेस होती है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, कौन सी होती है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और जो भी नर्व कंप्रेस होती है, जो भी नर्व कंप्रेस होंगी, उससे कौन सा उसको विजन डिफेक्ट आएगा? उससे कौन सा उसको विजन डिफेक्ट आने वाला है? ये भी मुझे, तो दो क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स एक ही मैसेज में आप दोनों का आंसर दे देना कि पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए तो क्या कंप्रेस होता है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, क्या कंप्रेस होगा? और जो भी चीज कंप्रेस होंगी, जो भी चीज कंप्रेस होंगी, उससे कौन सा विजुअल डिफेक्ट आता है पेशेंट में? तो ये आपका आंसर है, ये सॉरी, ये आपका टास्क है, टाइप कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी अपन शोनुमा। हाँ, मेन बात तो बतानी भूल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मुझे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? न्यूक्लियस फ्री रीजन। न्यूक्लियस फ्री रीजन दिख रहा है। न्यूक्लियस फ्री रीजन दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे बहुत सारे। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? पैलिसेडिंग न्यूक्लियस। पैलिसेडिंग न्यूक्लियस, एक के पीछे एक। और उसके बीच में क्या दिख रहा मुझे? फ्री रीजन। उसके बीच में क्या दिख रहा मुझे? फ्री रीजन। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? न्यूक्लियस फ्री रीजन। ठीक है, बिटवीन रो ऑफ पैलिसेडिंग न्यूक्लियस, बिटवीन रो ऑफ पैलिसेडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस फ्री रीजन बिटवीन द रो ऑफ पैलिसेडिंग न्यूक्लियस। पैलिसेडिंग न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूक्लियस फ्री रीजन दिख रहा है। इसको मैं क्या कहता हूँ? वेरो के बॉडी। इसको मैं क्या कहता हूँ? वेरो के बॉडी। इसको मैं क्या कहता हूँ? वेरो के बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल, ये क्या है भाई? डोनट जैसा दिख रहा है, डोनट। अगर मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया तो ये बन गया मेरा क्यू। क्यू फीवर। कॉजेटिव एजेंट इसका कॉक्सियला बर्नीटी। ये कौन है भाई? ये कौन है? ये आपका कैट स्क्रैच। ये क्या है आपका? कैट स्क्रैच। कैट स्क्रैच डिजीज caused by बार्टोनेला हेंसले। बार्टोनेला हेंसले, कैट स्क्रैच डिजीज caused by बार्टोनेला हेंसले। क्यू फीवर, कॉक्सिला बर्नीटी। ये क्या है आपका? डर्क ग्रैन्युलोमा। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। चलो, तो इस पेज में अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली। एक तो मैंने श्वानोमा देखा, जहाँ पे मुझे एंटोनी बी बॉडीज दिखती है, वेरो के बॉडीज दिख रही है मुझे। वेरो के बॉडी क्या होती है? टू रोज ऑफ पैलिसेडिंग न्यूक्लियस और उसके बीच में न्यूक्लियस फ्री रीजन।
चलो श्वानोमा का लोकेशन क्या है, सेरेबेलोपोंटाइन एंगल, सेरेबेलोपोंटाइन एंगल, ठीक है। क्यू फीवर, क्यू फीवर कॉक्सिला बर्निटी, कॉक्सिला बर्निटी। कैट स्क्रैच, बार्टोनेला हेंसले, डग ग्राइनुलोमा प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद बायलेटरल प्रोप्टोसिस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, बायोप्सी फ्रॉम द रीजन शोज। आप यहाँ पे देख सकते हो पेलिसेडिक न्यूक्लियस है, पेलिसेडिक न्यूक्लियस है, उसके बीच में न्यूक्लियस फ्री रीजन है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरा वेरो के बॉडी। और वेरो के बॉडीज काफी दिखती है, ये ना, हाँ शोनमा में दिखती है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। 2 days after penicillin administration, antibodies developed that resulted in hemolysis, ठीक है। पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन के 2 दिन के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हुई जिसने हेमोलिसिस करा दिया भाई। विच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इट इज। ये तो भाई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ऊपर है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ऊपर है। उसके लिए मुझे हर टाइप के बारे में जानना जरूरी है। चलिए हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स देख लीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स को मैं कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि उसका नाम हो गया एसिड, ठीक है। टाइप 1 इज एनाफिलेक्सिस, एलर्जी से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड रहता है, कौन क्या मीडिएटेड है, आईजीई मीडिएटेड रहता है। जो एलर्जीज देती है वो आईजीई मीडिएटेड रहती है। सी फॉर साइटोटॉक्सिक, I for immune mediated and D for delayed cell mediated। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप टू जो था वो क्या रहता है, साइटोटॉक्सिक रहता है। टाइप 3 इम्यून मीडिएटेड रहता है, टाइप 4 डिलेड सेल मीडिएटेड रहता है। दूसरी बात, आ, इन सब में से सारे टाइप में से ओनली सेल मीडिएटेड कौन सा रहता है, ये क्या बात हुई भाई। जैसे कि आप देख सकते हो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ये भी एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ये भी एंटीबॉडी मीडिएटेड है। जो टाइप 4 है वो ओनली सेल मीडिएटेड है। तो ये आपका पीवाईक्यू बन सकता है, ये आपका पीवाईक्यू है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप 4 इज द ओनली सेल मीडिएटेड, ठीक है। हम्म, एक क्वेश्चन आया है नीट में, एक क्वेश्चन आया है आपके नीट में। उन्होंने लिखा था एंटीबॉडी डिपेंडेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट मतलब ये 1 2 3 के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि चौथा वाला तो सेल मीडिएटेड था। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी, भाई ये क्या बात हुई भाई, साइटोटॉक्सिसिटी तो कौन सा वाला होगा ये, 1 2 3 4 में से साइटोटॉक्सिसिटी तो ये नंबर 2 था। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के बारे में देखते हैं। टाइप 1 जैसे कि आपने पहले ही बताया टाइप 1 क्या रहता है, एनाफिलैक्सिस या फिर एलर्जी के ऊपर है, एनाफिलैक्सिस या फिर एलर्जी के ऊपर है। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 इम्यून मीडिएटेड एंड टाइप 4 इज डिलेड सेल मीडिएटेड एसिड, याद रखिएगा। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में इजी है, बस आप ABCDE याद रख लीजिए। ABCDE, A फॉर अस्थमा एलर्जी, B फॉर बी स्टिंग, C फॉर कसोनिटिस, D फॉर ड्रग एलर्जी, E फॉर इयोसिनोफिलिया। कसोनी टेस्ट क्या होती है भाई, कसोनी टेस्ट क्या होती है, कभी पढ़ा नहीं है कसोनी टेस्ट। ये क्या होती है, ये एक ऐसी टेस्ट है जो अपन हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए करते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए करते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए करते हैं। और हाइड्रेटेड सिस्ट अगर हो जाए तो क्या दिखाता है ये, वाटर लिली साइन दिखाता है। शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, वाटर लिली साइन इज सीन इन हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। वाटर लिली साइन इज सीन इन हाइड्रेटेड सिस्ट, जब कैसा दिख रहा है, कुत्ते जैसा दिख रहा है, इसलिए हाइड्रेटेड सिस्ट इज कॉज्ड बाय कुत्ता, ठीक है, कुत्ते से हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट वाटर लिली, हाँ इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है वैसे देखा जाए तो, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इकिनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकिनोकोकस ग्रेन्युलोसस, इकिनोकोकस ग्रेनुलोसस, ठीक है। तो ABCDE याद रखेंगे अपन, ABCDE, A फॉर अस्थमा एलर्जी, B फॉर बी स्टिंग, C फॉर कसोनिटिस, D फॉर ड्रग एलर्जी एंड E फॉर इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खून चूस रहा है आपका। क्वेश्चन में आएगा कि आपका खून चूस लिया उसने, एक कुछ तो भी था आपके बॉडी को चिपक गया, खून चूस लिया, इयोसिनोफिलिया, रहे हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 मार्क करके आ जाना, ठीक है। ओके, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2। माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल निमोनिक है, सभी को पता होगा माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माय फॉर माइस्थेनिक ग्रेविस, आजकल नया टॉपिक चल रहा है माइस्थेनिक ग्रेविस, इज 5 मोर देन 2, टाइप 5 मोर देन 2।
ब्लड इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, याद रखना टाइप 2 जो रहता है ना ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम में रहता है, ब्लड ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, इसमें ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। G for good posture and grave disease. G for good posture and grave disease is immunohemolytic anemia, immune thrombocytopenia. Immune hemolytic anemia and immune thrombocytopenia. R for rheumatic fever, H for hyperacute transplant rejection, and P for pernicious anemia and pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris. ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड रहता है? एंटी जीबीएम एंटीबॉडी, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी। ठीक है, याद कैसे करेंगे अपन इसको? इसको याद रखने के लिए गुड गुड पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज आपको कहाँ पे मिलती है? गुड गुड पेस्ट्रीज आपको कहाँ पे मिलती है? जीबी रोड में मिलती है आपको। गुड गुड पेस्ट्रीज आपको जीबी रोड में मिलती है। ठीक, चलो, तो माय ब्लड ग्रुप इज आरएच पॉजिटिव, myasthenia gravis, blood transfusion reaction, good posture, grave disease, immune hemolytic anemia, immune thrombocytopenia, R for rheumatic fever, H for hyperacute graft rejection, and P for pernicious anemia, pemphigus vulgaris। ओके, चलो टाइप 1 टाइप 2 अपन ने देख लिया। अभी अपन फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 days after penicillin administration, antibody developed that resulted in hemolysis। आपको तो ये लगेगा कि ये ड्रग एलर्जी हो गई, ये ड्रग की एलर्जी हो गई, आपको तो यही लगेगा भाई। तो ड्रग की एलर्जी में कौन सा आता है? एबीसीडी वाला आ जाएगा, डी ड्रग एलर्जी टाइप 1। नहीं, बात यह है कि पेनिसिलिन की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है और उस एंटीबॉडी ने क्या किया है? हिमोलिटिक अनीमिया कर दिया, हिमोलिटिक अनीमिया कर दिया है, हिमोलिटिक अनीमिया कर दिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया कर देंगे ये। तो आपका हो गया आंसर टाइप 2, आपका आंसर हो गया टाइप 2। ठीक, आपका आंसर हो गया टाइप 2। इसके ऊपर यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो जमाना गया कि भाई मधुमक्खी ने काटा, बताइए कौन सा वाला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया? टाइप 1 हो गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैड बी स्टिंग। भाई बी स्टिंग हो गया मतलब ये कौन सा हो गया? हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग विच हिज लिप्स आर swollen and had difficulty in breathing, वो तो होना ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैनिफेस्टेशन, कौन सा है? सिंपल इतना बात याद रखना, TH2 मीडिएटेड रहता है, TH2। बट इसमें इयोसिनोफिल आएगा या मास्ट सेल आएगा, ये जानने का है। चलो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। इसमें कौन से 2 सेल्स आते हैं? ऑफ कोर्स ये कौन सा एंटीबॉडी मीडिएटेड रहता है? आईजीई मीडिएटेड रहता है, सभी को याद रखना है ये सब बातें। चलो, इसमें कौन कौन से सेल आते हैं? एक तो मास्ट सेल्स आते हैं और दूसरा आता है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स आते हैं इसमें। चलो बहुत बढ़िया। मास्ट सेल कब एक्टिवेट होंगे और इयोसिनोफिल कब एक्टिवेट होंगे? मास्ट सेल फ्यू मिनट्स में एक्टिवेट हो जाएंगे। इयोसिनोफिल फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज लेगा एक्टिवेट होने में। भाई साहब, तो जैसे उसको मधुमक्खी ने काटा, तुरंत उसके बाद उसको स्वोलन हो गई और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तुरंत 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 तुरंत। तो मास सेल। अगर वो बोल रहा भाई मैंने 3 दिन बाद आ रहा है, तो यूसिनोफिल। ठीक है, चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए। 16-year-old boy is having episode of bronchospasm and wheezing after exposure to pollen। ऑफ कोर्स पोलन की उसको एलर्जी है, तो ये टाइप 1 हो गया। His symptoms of wheezing subside within few hours and after taking salbutamol. Despite taking the drug, after 4 days the patient is still having increased cough। देखो उसके सिम्टम्स कब रिजॉल्व हुए? फ्यू आवर्स में उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए थे। 4 दिन के बाद क्या हुआ उसको? फिर से उसको ये सब फिर से उसको सिम्टम्स वापस आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट मैनिफेस्टेशन, करंट मैनिफेस्टेशन जो उसको 4 दिन बाद हो गए, 4 दिन बाद उसको फिर से आ गए ये सारे सिम्टम्स, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इयोसिनोफिल, क्योंकि मास्ट सेल तो फ्यू मिनट्स में होते हैं और इयोसिनोफिल फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 पे आ जाइए। टाइप 3 यूनिवर्सल निमोनिक है, शार्प। S for serum sickness and SLE। H for hypersensitivity pneumonitis, फार्मर लंग। PYQ है आपका कि फार्मर लंग कौन से हाइपर सेंसिटिव टाइप में आता है? टाइप 3 में आता है। ठीक है,
और H for hinoxolin purpura, HSP hinoxolin purpura. A for Arthus reaction, R for reactive arthritis, rheumatoid arthritis, P for PSGN and PAN. भाई ये शार्प को कैसे पढ़ेंगे अपन, एक और बार अपन देख लेते हैं। चलो, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप 3, इसमें क्या आता है? शार्प। इसमें क्या आता है? शार्प। S for SLE and serum sickness, serum sickness. H for hinoxolin purpura and hypersensitivity pneumonitis, जिसको क्या बोल रहे अपन? फार्मर लंग। चलो, ए आर, ए आर तो आर्थस रिएक्शन, आर ए तो हो गया रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पी फॉर पीएसजीएन एंड पैन। ठीक है, आप लोग भी समझिए, मैं इतना रिपीट नहीं कर सकता इतने बार क्योंकि टाइम बहुत बाउंड है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइपरसेंसिटिव टाइप 4, टाइप 4 में क्या आता है? बी सी डी, बेचेट डिजीज, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, बेचेट डिजीज एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। याद रखना कि ऑल टेस्ट कहाँ पे होते हैं? टाइप 4 में होते हैं, एक्सेप्ट कसोनी टेस्ट, एक्सेप्ट कसोनी टेस्ट जो कि था आपका टाइप 1 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है भाई? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम ही बता रहा है, कुछ कॉन्टैक्ट होने की वजह से मुझे कुछ उसके एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जैसे कि बिंदी हो गई आपकी, चप्पल हो गए आपके, इनमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, हेयर डाई हो गए आपके, इनमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिंदी में कौन से बिंदी में कौन से केमिकल होते हैं? बिंदी कौन लगाती है? बीवी लोग लगाती है ना, तो बीवी लोगों का एक फेमस डायलॉग क्या होता है? मेरा पति मुझे हमेशा बीपी का प्रॉब्लम देता है, मेरा पति आता है मुझे हमेशा मारता है वो, तो मेरा पति हमेशा मुझे बीपी का प्रॉब्लम देता है। तो पीटीबीपी करके केमिकल होता है, वो बिंदी में होता है, जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा हो जाता है, ल्यूकोडर्मा हो जाता है। ल्यूकोडर्मा मतलब आप लोगों ने देखा होगा बिंदी के रीजन पे सफेद सफेद चट्टा आ जाना। चप्पल, जो रबर की चप्पल रहती है, रबर की चप्पल रहती है, उसमें कौन सा केमिकल होता है? सिंपल सा लॉजिक है, आप चप्पल किसको मारना चाहते हो? आप चप्पल एनबीई वाले को मारना चाहते हो, तो एन को रिप्लेस कर दो एम, एमबीई। तो एमबीई नाम का एक केमिकल होता है जो रबर की चप्पल में पाया जाता है। और कौन सा है? हेयर डाई। हेयर डाई में कौन सा केमिकल होता है? पीआरपी। ठीक, ये ये एक केमिकल है जो हेयर डाई में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, बेचर डिसीज, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। ओके, सीरम सिकनेस जो हाइपरसेंसिटिव टाइप 3 में था। सीरम सिकनेस ये क्या होता है भाई? सीरम सिकनेस ये क्यों होता है? ये कोई सीरम के वजह से होता है, जैसे कि कौन से सीरम हो गए? एंटी स्नेक से, एंटी स्नेक वेनम, इससे होता है हाइपरसेंसिटिव टाइप 3। और कौन से सीरम? एंटी रेबीज वाले सीरम, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की वजह से, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मैप वाले ड्रग्स के वजह से, मैप वाले ड्रग्स की वजह से होते हैं सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस क्यों होते हैं? एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन सब की वजह से सीरम सिकनेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, अपन ने ये हाइपरसेंसिटिव टाइप 3 टाइप 4 भी खत्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा चलते चलते। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में 52 ईयर ओल्ड मैन डायग्नोस्ड ऑफ अ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा is started with treatment of R-CHOP regimen, rituximab, मैप ड्रग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप 3। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो बता देना। अगर कोई सजेशन है कि मैं थोड़ा स्लो जाऊँ, आज पहला मैं कर रहा हूँ रैपिड, मतलब रैपिड रिवीजन ऐसे तो बहुत किए हैं क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम देता था मैं, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास। तो कुछ सजेशन हो कि थोड़ा स्लो जाइए, या फिर थोड़ा फास्ट जाइए, या ठीक जा रहे हो, या फिर और कुछ भी सजेशन हो कि अ, आप टॉपिक बहुत जल्दी पलट रहे हो, थोड़ा सा रुकिए टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में करिए, तो वैसा भी आप बताइए। लेकिन टाइम बाउंड है, आप देख सकते हो 7 जनवरी लिखा है यहाँ पे, 7 जनवरी आ गई है, 9 दिन रह गए। ठीक है, इसलिए
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a hypersensitivity response of the immune system is noted to be stimulated by release of IL-4 and IL-5. This is accompanied by eosinophilia. भाई eosinophilia मतलब टाइप 1 हो गया ये तो, क्योंकि अपन ने टाइप 1 में क्या पढ़े थे, ए बी सी डी ई, एलर्जी हो गया, बी स्टिंग हो गया, कसोनी टेस्ट हो गया, ड्रग एलर्जी हो गया, eosinophilia हो गया। द रिस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली बी डायरेक्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। eosinophilia मैंने आपको एक बात याद रखने बोला था, खून चूसते, कोई भी ऐसा है जो खून चूस रहा है तो वो eosinophilia हो जाएगा। फेशियल हिपैटिका, ऑफ कोर्स। ओके, इनहेल बर्ड फेदर पता नहीं, निकल इम्प्योरिटी इन गोल्ड पता नहीं, माइकोबैक्टीरियम पता नहीं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है इन सब में से कौन आपका खून चूसेगा जिसकी वजह से eosinophilia हो जाएगा? ऑफ कोर्स फेशियल हिपैटिका खून चूसता है जिसकी वजह से ये हो जाता है। इनहेल बर्ड फेदर, अगर आप जब भी बर्ड फेदर को इनहेल करते हो तो इससे क्या हो जाएगा आपका फार्मर लंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फार्मर लंग हो जाएगा, जिसको अपन हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं, जो कि शार्प में आता है। शार्प मतलब टाइप 3 हो गया। चलो आगे, निकल इम्प्योरिटीज इन गोल्ड, आपके गोल्ड में कुछ इम्प्योरिटी है और उसको मैंने पहना, मतलब वो मेरे बॉडी के कांटेक्ट में आया जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो कांटेक्ट डर्माटाइटिस हो गया, टाइप 4 हो गया, ये तो टाइप 4 हो गया। और माइकोबैक्टीरियम टीबी है, ये भी टाइप 4 में चल जाता है। ठीक, ओके, कुछ इस तरह से था अपना टॉपिक। ठीक, ओके। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस 10। होता क्या है ये सब? ये कुछ ऐसी चीज है जो कुछ ड्रग्स है, ड्रग्स की एलर्जी हो गई है उनको, ड्रग्स की एलर्जी हो गई है, ड्रग्स की एलर्जी हो गई है। और अगर लेस देन 10% बॉडी इन्वॉल्व है तो मैं उसको बोलूंगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। मोर देन 10% बॉडी इन्वॉल्व है तो उसको मैं बोल दूंगा 10। देखो, हो तो रहा है ड्रग्स की वजह से, सिर्फ मैटर करता है कितना पर्सन इन्वॉल्व है। अगर लेस देन 10% इन्वॉल्व है तो मैं उसी चीज को स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कह दूंगा। मोर देन 10% बोले तो मैं उसको 10 कह दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो गया मेरा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये हो गया मेरा 10। टिपिकल इमेज है, पूछा गया है, PYQ है ये वाली, 10 वाली। चलो, आपने बोले ड्रग्स की एलर्जी होगी, भाई कौन से ड्रग्स की एलर्जी से स्टीवन जॉनसन 10 हो रहा है, कौन से ऐसे ड्रग्स है? तो उन ड्रग्स का नाम है सना ड्रग्स। सना ड्रग्स, सना मतलब सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग। ठीक है, मतलब ये सल्फोनामाइड वाले ड्रग। चलो, ए मतलब एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग, एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग्स हो गए। ठीक है, एन मतलब एनएसएड्स, और ए लास्ट वाला ए मतलब आलू पूरी नल, एलोप्यूरिनोल। ठीक है, एलोप्यूरिनोल। बताऊंगा आप लोगों को एरोपिनोल कहाँ पे यूज करते हैं, गाउट में यूज करते हैं। अभी अपन अंदर डीप में नहीं घुसते, बाद में देखेंगे अपन। तो सल्फा ड्रग, एंटी कॉन्वल्सेंट, एनएसएड्स, एलोप्यूरिनोल, ये सब के सब ड्रग्स है जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में 10 कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे ये भी पूछा जाता है, विच सेल्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन टू बी स्टिंग। देखो, आपन ने तो पढ़ा था कि आईजीई मीडिएटेड रहता है ये। ओके, और बी स्टिंग क्या है? टाइप 1 है, हाइपरसेंसिटिव टाइप 1। इसमें भी कौन कौन से दो आते हैं? इनमें भी दो कौन से आते हैं? मास्ट सेल्स एंड इयोसिनोफिल। मास्ट सेल क्या होता है? फ्यू मिनट्स, एंड इयोसिनोफिल फ्यू आवर्स टू डेज। इन्होंने क्या पूछा? प्राइमरीली इन्वॉल्व, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले तो मास्ट सेल आता है, मार दिया आपने मास्ट सेल्स। आगे बढ़ो। ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल की वजह से। एलर्जी, एलर्जी हेल्पर टी सेल। ये देखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन जो हाइपर सेंसिटिव टाइप 2 का होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन साइटोटॉक्सिक एसिड में भी ये नंबर 2 पे आता है, तो इससे नंबर 2, नंबर 2। ग्राफ्ट रिजेक्शन, साइटोटॉक्सिक टी सेल, एलर्जी हेल्पर टी सेल। डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर एंड वायरस कौन देता है? नेचुरल किलर सेल, PYQ। Defense against tumor and viruses. Defense against tumor and viruses natural killer cell. Defense against tumor and viruses is natural killer cell. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 30-year-old female presents with history of chronic liver failure। भाई उसको chronic liver failure है।
लीवर बायोप्सी शोज हिपेटोसाइट विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। आप लोगों की बत्ती जल गई होंगी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस सुनते बराबर। तो ये कहाँ पे आता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस? आपको याद रखना है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हिपेटाइटिस बी में आता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहाँ पे आता है? हिपेटाइटिस बी में आता है। ठीक है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यहाँ पे क्या आता है भाई? ये सब जो लीवर है ना, ये जो लीवर वाले प्रॉब्लम है ना, इसमें एक क्वेश्चन आता है, उसका नाम है चिकन चिकन वाला, चिकन वायर वाला एक क्वेश्चन आता है। चिकन वायर सुना होगा कभी आपने? चिकन वायर, चिकन वायर के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है चिकन वायर फाइब्रोसिस एंड चिकन वायर कैपिलरीज। भाई चिकन वायर फाइब्रोसिस कहाँ पे मिलता है और चिकन वायर कैपिलरीज कहाँ पे मिलता है? नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि चिकन वायर फाइब्रोसिस और चिकन वायर कैपिलरीज कहाँ पे मिलता है। चिकन वायर फाइब्रोसिस आपको मिलता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज में। चिकन वायर फाइब्रोसिस आपको कहाँ पे मिलता है? अल्कोहलिक लीवर डिजीज में। और चिकन वायर कैपिलरीज आपको कहाँ पे मिलती है? ऑलिगो डेंड्रोग्लायोमा। सबकी बत्ती जल गई होंगी, इतने सारे ओ ओ ओ ओ देखकर सबकी बत्ती जल गई होंगी। चलो, चिकन वायर फाइब्रोसिस कहाँ पे मिलता है भाई? चिकन वायर फाइब्रोसिस मुझे अल्कोहलिक लीवर डिजीज में मिलता है। चिकन वायर कैपिलरीज मुझे मिलता है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में कोई बॉडीज मिलती है, उसका नाम है मैलोरी डेंक बॉडीज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलोरी डेंक बॉडीज। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मुझे कौन सी बॉडीज मिलती है? अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मैलोरी डेंक बॉडी, जिसमें चिकन वायर फाइब्रोसिस दिखता है। चिकन वायर कैपिलरीज ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे? फ्राइड एग भी दिखेंगे मुझे। फ्राइड एग अपीयरेंस दिखता है, फ्राइड एग अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लीवर वाले टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू पैथो याद रखने का है। सर पीना जीन का म्यूटेशन किसमें होता है? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में। ठीक है। सरपीना जीन अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, सरपीना जीन अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। शिकाटा सेल्स कहाँ पे मिलते भाई? शिकाटा सेल्स हेपेटाइटिस बी, जिसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आता था। serpinagine, alpha-1 antitrypsin, and Shikata cells, uh, hepatitis B, hepatitis B. Then next, और हम्म, और क्या पूछो आपसे? चिकन वायर, ओके चलो। चिकन वायर फाइब्रोसिस कहाँ पे मिलता है? अल्कोहलिक लीवर डिजीज में। अल्कोहलिक लीवर डिजीज में चिकन वायर फाइब्रोसिस। चिकन वायर कैपिलरीज कहाँ पे मिलता है आपको? वो मिलता है आपको ऑलिगो डेंड्रोग्लायोमा में, ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा में। मैलोरी डेंक बॉडीज कहाँ पे मिलती है? मैलोरी डेंक बॉडीज अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मिलती है भाई, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मिलती है। ठीक है। और क्या क्या था इसमें? कॉल एक्सनर बॉडीज कहाँ पे मिलती है? पॉज करके सोचिएगा। कॉल एक्सनर बॉडीज कहाँ पे मिलती है? कॉल एक्सनर बॉडीज ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर में, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर में। कैसे याद रखेंगे अपन इसको? अपनी एक्स कैसी थी? अपनी एक्स ग्रैंडू थी। ठीक है। आर एक्स्ट्रा आ गया, आर को हटा देना। तो कॉल एक्सनर बॉडी ग्रैंडू, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। एक और एक आता है शीलर ड्यूअल बॉडीज, शीलर ड्यूअल बॉडीज, शीलर ड्यूअल बॉडी। शीलर को अपने को, शीलर को हिंदी में कैसे बोलेंगे अपन? शीलर को शिल्का बोलेंगे अपन इसको, या फिर छिलका, या फिर छिलका। शीलर छिलका। छिलके किसके होते हैं? छिलके तो अंडे के होते हैं। तो योक सेल, योक सेल ट्यूमर।
योग सेल ट्यूमर में क्या मिलेगा? योग अंडे का छिलका, छिलका ड्यूअल बॉडी, शीला ड्यूअल बॉडी। और एक्स कैसी थी अपनी? एक्स अपनी ग्रेंडू थी, ठीक है। सिग्नेट रिंग कहाँ पे मिलती है? सिग्नेट रिंग क्रूकेनबर्ग में मिलती है, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में मिलती है, सिग्नेट रिंग क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में मिलती है। एक रिंग जो है, एक जो रिंग शेप है, कोई प्लाज्मोडियम में भी मिलती है। एक रिंग स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मोडियम में मिलती है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्योंकि जब भी आपका विवाह होता है तो आप क्या पहनते हो? आप रिंग पहनते हो। आप क्या पहनते हो? रिंग पहनते हो। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विवाह, तो आप रिंग पहनोगे। चलो, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सर्पिना जीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, शिकाटा सेल्स, हेपेटाइटिस बी, चिकन वायर फाइब्रोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, चिकन वायर कैपिलरीज, ऑलिगोडेंड्रोग्लामा, मैलोरी डाइनबॉडीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज। एक्स कैसी थी मेरी? ग्रेंडू थी। छिलका किसका होता है? योग का होता है। सिग्नेट रिंग क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपको इमेजेस वगैरह पूछ सकते हैं। सबसे पहला ये इमेज क्या है? मुझे इमेज में दिख क्या रहा है सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये सब मुझे लोब्यूल्स दिख रहे हैं। एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब मुझे क्या दिख रहे हैं? लोब्यूल्स दिख रहे हैं। इसके बीच में क्या दिख रहा है मुझे? इसके बीच में क्या दिख रहा है मुझे? इसके बीच में मुझे दिख रहा है फाइब्रस बैंड्स। इसके बीच में मुझे क्या दिख रहा है? फाइब्रस बैंड्स। अगर मुझे फाइब्रस बैंड्स दिख रहे हैं, फाइब्रस बैंड अगर लोब्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं, फाइब्रस बैंड अगर लोब्यूल्स को सेपरेट करते हैं, तो इसको मैं बोल दूंगा लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस बोल दूंगा मैं इसको। क्या बोल दूंगा? लीवर सिरोसिस। अगर आप देख सकते हो बहुत सारे फैट जमा हुआ है भाई, बहुत सारा फैट 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 जमा हुआ है, बहुत सारा फैट जमा हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ अल्कोहलिक स्टीएटोसिस। स्टीएटोसिस फैट ना, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे फैट तो जमा है, लेकिन वो क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत सारे मुझे फाइब्रोसिस, वो जो कैप सॉरी कैपिलरीज दिख रही है मुझे बहुत सारे यहाँ पे, चिकन वायर कैपिलरीज। ऐसे इमेज को अपन क्या बोलेंगे? चिकन वायर कैपिलरीज। और आप मुझे बताना चिकन वायर कैपिलरीज कहाँ पे मिलती है? चिकन वायर कैपिलरीज ओलिगोडेंड्रोग्लामा, डेंड्रोग्लामा, ठीक है। चिकन वायर कैपिलरीज ओलिगोडेंड्रोग्लामा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इमेज और आंसर, सिंपल सा लॉजिक था इसमें। गियार्डिया लैम्ब्लिया, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और इसको और क्या बोलते हैं अपन? एंग्री ओल्ड मैन। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन देखना है, आप देख सकते हो क्वेश्चन। एक घंटा भी होने का है और अच्छा वाला प्रोग्रेस किया आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल है जो सभी को याद रखने का है। टेबल बड़ा डेंजरस दिख रहा है, टेंशन ना लो, बहुत इजी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? फ्लास्क शेप अल्सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? फ्लास्क शेप अल्सर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में। और उसके लीवर में से क्या निकल रहा है? एंचोबी सॉस्पर्स, ठीक है। तो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में मैंने क्या पढ़ा? एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में मैंने पढ़ा फ्लास्क शेप अल्सर एंड एंचोबी सॉस्पर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रैवल रिलेटेड डायरिया, कोई बंदा गया ट्रैवलिंग कर रहा था और उसको डायरिया हो गया, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका डायरेक्ट 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 आंसर आने वाला है उसका। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका ट्रैवल रिलेटेड डायरिया। नेक्स्ट, उसका अगर ट्रोफोजॉइट है, उसके ट्रोफोजॉइट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? उसके ट्रोफोजॉइट में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होते हैं। उसके सिस्ट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? चार न्यूक्लियस होते हैं। इमेज को फिलहाल देखिए मत, इमेज को फिलहाल देखिए मत।
ट्रोफोजोइट में एक न्यूक्लियस है और सिस्ट में चार न्यूक्लियस है, बस इतना याद रखिए। चलो देख ही लो कि जैसे कि बहुत सारी जगह है, जैसे कि यहाँ पे सिस्ट में भी चार न्यूक्लियस है, यहाँ के सिस्ट में भी चार न्यूक्लियस है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप देख सकते हो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो कार्ट व्हील जैसा है, कार्ट व्हील अपीयरेंस है। तो ट्रोफोजाइट में एक न्यूक्लियस और सिस्ट में चार न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसे दिख रहे हैं उसके, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के न्यूक्लियस कैसे दिखते हैं, कार्ट व्हील दिखते हैं, कार्ट व्हील दिख रहे, कार्ट व्हील दिख रहे, ठीक है। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में मैंने ये पढ़ा कि एक फ्लैग शेप अल्सर है, दूसरा इसमें एंचोवी सॉस पस है, तीसरा ये ट्रैवल रिलेटेड डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रैवल रिलेटेड डायरिया। ट्रोफोसाइट में एक न्यूक्लियस, इसमें चार न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस कैसे दिख रहे भाई, न्यूक्लियस कार्टविल दिखते हैं। नेक्स्ट गियार्डिया लैम्ब्लिया, गियार्डिया लैम्ब्लिया फेमस नोन एज एंग्री ओल्ड मैन, एंग्री ओल्ड दादाजी ग्रैंडपा, ठीक है। प्रेजेंटेड विद डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का माल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फैट जो है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, और अगर फैट स्टूल के थ्रू बाहर निकल रहा है तो उसको अपन कहते हैं स्टियाटोरिया। तो पेशेंट कैसा प्रेजेंट करेगा, फाउल स्मेली फैटी स्टूल, उसको क्या कहते हैं अपन, स्टियाटोरिया। स्टियाटोरिया इज फाउल स्मेली फैटी स्टूल, फैट इन द स्टूल। ये कैसा टाइप ऑफ डायरिया है, ये होता है हाइकिंग डायरिया। तो मैंने क्या देखा, travel related diarrhea, travel related diarrhea that was enterobius histolytica, and hiking diarrhea that was Giardia lamblia। इसके ट्रोफोसाइट में कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है क्योंकि दादाजी के दो आंखें थे। और सिस्ट में कितने न्यूक्लियस है, चार न्यूक्लियस है, एक दो तीन चार, ठीक है। सिस्ट में इसके चार न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में अपना एंटेरोबियस हिस्टोलिटिका और गियार्डिया लैम्ब्लिया भी खत्म हो गया। ट्राइकोमोनास वजिनैलिस देख लो, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस, इसमें क्या होता है, वजाइनल ईचिंग, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, इसलिए इसको कौन सी मोटिलिटी होती है, इसमें ट्विचिंग मोटिलिटी। ट्राइकोमोनास वजिनैलिस बहुत सारी ईचिंग होती है, इसलिए इसमें कैसी मोटिलिटी देते हैं ये लोग, ट्विचिंग मोटिलिटी। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ठीक है, ऑफ कोर्स छोटे छोटे गली गली के बच्चों को पता है कि स्ट्रॉबेरी वजाइना, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस। डायमंड एंड लैश मीडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ट्रोफोजाइट में इसके एक न्यूक्लियस है, ट्रोफोजाइट में इसके एक न्यूक्लियस है, लेकिन इसको कोई सिस्ट नहीं है, लेकिन इसको कोई सिस्ट नहीं है, लेकिन इसको कोई सिस्ट नहीं है, ठीक है। चलो एक बार अपन अपनी तरफ से एक बार ये बना लेते हैं। चलो जैसे कि यहाँ पे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका लिखा मैंने, तो इसमें कैसे टाइप का अल्सर आता है, आप लोग भी अपने मुंह के मुंह बोलते रहिए, फ्लैग शेप अल्सर आता है, फ्लैग शेप अल्सर आता है, ठीक है। दूसरी बात, कैसा पस दिखता है, इसके लीवर एब्सेस है, ऑफ कोर्स इसके लीवर में एब्सेस होता है, वो एब्सेस में से कैसा पस निकलता है, एंचोवी सॉस पस, एंचोवी सॉस पस। तीसरी बात, कैसा टाइप ऑफ डायरिया है, हाइकिंग या ट्रैवल, या ट्रैवल रिलेटेड डायरिया, ट्रैवल रिलेटेड डायरिया। चौथा, इसका ट्रोफोजाइट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक, सिस में कितने न्यूक्लियस होते हैं, चार। पहचान कैसे होंगी इसकी, कार्ट व्हील अपीयरेंस दिखता है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कार्ट व्हील अपीयरेंस दिखते हैं। दूसरी बात, गियार्डिया लैम्ब्लिया, गियार्डिया लैम्ब्लिया, ओके। इसमें कैसा होता है, इसमें फैट इन स्टूल, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत फाउली स्मेल आती है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्टियाटोरिया, स्टियाटोरिया इज फैट इन द स्टूल। कैसा टाइप ऑफ डायरिया है ये, हाइकिंग डायरिया है ये। चलो इसके ट्रोफोसाइट में कितनी न्यूक्लियस है, इसके ट्रोफोसाइट में दो न्यूक्लियस है, सीस में कितने न्यूक्लियस है, चार न्यूक्लियस है। ट्राइकोमोनास वजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस, इसमें कौन सा स्ट्रॉबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी वजाइन या फिर सर्विक्स आता है, ठीक है। और हाँ, कैसी मोटिलिटी शो करता है ये, ट्विचिंग मोटिलिटी, ट्विचिंग मोटिलिटी छोड़ दो बेटा, मैं पूरा लिस्ट है वो लिस्ट करा दूंगा ट्विचिंग मोटिलिटी का। चलो इसके ट्रोफोसाइट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, ट्रोफोसाइट में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, और सिस में कितने न्यूक्लियस होते हैं, कुछ भी नहीं होते, इसको कोई सिस, इसका कोई सिस नहीं है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग कहाँ पे आएगा, स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी
स्कारलेट फीवर। चलो ट्राइकोमोनास वजिनैलिस है। चलो यार मेरे पास ट्राइकोमोनास वजिनैलिस। चलो इसको टेबल नहीं लाया, टेबल छोड़ो। ओके, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं अपन? मेट्रोनिडाजोल। एक मिनट, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस ऑर्थो वाला प्रॉब्लम पूरा अच्छे से आना चाहिए तो अपने को। एक मिनट, तो बीमारी ट्राइकोमोनास पढ़ ही रहे तो बैक्टीरियल वजिनोसिस, ट्राइकोमोनास एंड कैंडिडा तीनों साथ में ही पढ़ लेते ना, कुछ भी टाइम नहीं लूंगा ये। ओके, बैक्टीरियल वजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस एंड कैंडिडियासिस तीनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे पहले पीएच देख लो। बैक्टीरियल वजिनोसिस में पीएच मोर देन 4.5 रहेगा, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस में पीएच मोर देन 4.5 होगा, कैंडिडियासिस में पीएच लेस देन 4.5 होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ओनली आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो। pH more than 4.5, बैक्टीरियल वजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस में more than 4.5, कैंडिडियासिस less than 4.5। ये सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हुए अपन ट्राइकोमोनास वजिनैलिस स्ट्रॉबेरी वजाइना दिखता है, पता है। और इसमें क्या होता है, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस में बहुत सारी ईचिंग होती है, इसलिए कैसी मोटिलिटी शो करता है, तो ईचिंग मोटिलिटी शो करता है। ठीक है, ओके। बैक्टीरियल वजिनोसिस जो है इसमें क्राइटेरिया क्राइटेरिया दिखते हैं, उसका नाम है एमसेल क्राइटेरिया। बैक्टीरिया वजिनोसिस को मैं बीवी लिख रहा हूँ, बीवी बैक्टीरिया वजिनोसिस, बीवी मतलब वाइफ। इसमें क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उसका नाम है एमसेल क्राइटेरिया। उसका नाम क्या है? एमसेल क्राइटेरिया। इस एमसेल क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको अपन स्टोरी के जैसे देंगे, उसको अपन स्टोरी के जैसे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो इसका पीएच मोर देन 4.5, ये तो खत्म हो गया, इसको छोड़ो। बीवी, जब इसकी नई नई शादी होती है, जब इसकी न्यूली न्यूली शादी होती है, तो ये अपने हस्बैंड को क्या देती है? अपने हस्बैंड को क्लू देती है। ऑफ कोर्स सबके सामने तो नहीं बोलेंगी, अ, सबके सामने, ठीक है, अपने हस्बैंड को इसने क्लू दी कि मूड है इसका, फिलहाल इसका क्या है? मूड है फिलहाल। मूड है तो फिर क्या होगा? बीवी ने क्या दिया? सबसे पहले क्लू दिया। क्लू दिया तो क्या हुआ? फिर हस्बैंड इसके पास गया, और हस्बैंड ने क्या किया? इसका हस्बैंड ने स्नीफ किया, हस्बैंड ने स्नीफ किया। और स्नीफ किया तो क्या हुआ? उसको फिशी ओडर आ गई, उसको क्या आ गई? फिशी ओडर आ गई। तो एमसीएल क्राइटेरिया क्या होता है? एमसीएल क्राइटेरिया सबसे पहला पॉइंट, पीएच मोर देन 4.5 होता है। कौन से टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं इसमें? क्लू सेल्स पाए जाते हैं इसमें, क्लू सेल्स। क्लू दिया, हस्बैंड गया, क्या किया उसने? स्नीफ किया। स्नीफ मतलब इसमें कौन सा? विफ टेस्ट पॉजिटिव होता है ये, विफ टेस्ट, स्नीफ, विफ, विफ टेस्ट पॉजिटिव। चौथा क्या है इसका? फिशी ओडर। चौथा क्या है इसका? फिशी ओडर। तो आप स्टोरी जैसा याद रखो, बहुत इजी हो जाएगा। पीएच मोर देन 4.5, क्लू सेल, विफ टेस्ट पॉजिटिव होता है, और फिशी ओडर आता है इसमें से। ये इमेज याद रखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट यही इमेज आ जाती है प्रैक्टिकल वजिनोसिस में, डायरेक्ट यही इमेज उठ के आ जाती है। चौथी बात, अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, बैक्टीरियल वजिनोसिस का ट्रीटमेंट और ट्राइकोमोनास वजिनैलिस का ट्रीटमेंट, दोनों में क्या देते हैं अपन? मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल।
ट्राइकोमोनास वाजिनालिस में भी मेट्रोनिडाजोल दोनों में देते हैं। मेट्रोनिडाजोल किसको देते हैं, हस्बैंड को देंगे या वाइफ को देंगे, नाम में लिखा है बीवी तो सिर्फ बीवी को देंगे, हस्बैंड को नहीं देंगे। ट्राइकोमोनास वाजिनालिस में अपन मेट्रोनिडाजोल किसको देंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों को देंगे, दोनों को देंगे। ठीक है, चलो ये बताना था आपको। कैंडिडियासिस लेस देन 4.5 और इसका ट्रीटमेंट अपन किससे करते हैं, फ्लूकोनाजोल से करते हैं, फ्लूकोनाजोल से करते हैं अपन, फ्लूकोनाजोल से करते हैं। चेक करो ना अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपन नेक्स्ट। ओके, वैक्यूटेनर देख लीजिए, फटाफट फटाफट वैक्यूटेनर देख लीजिए। पर्पल कलर का वैक्यूटेनर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पर्पल कलर का वैक्यूटेनर है, उसमें क्या रहता है, K3 EDTA रहता है। उसमें क्या रहता है, K3 EDTA। पर्पल कलर का वैक्यूटेनर, उसमें रहता है K3 EDTA। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्पल है, इसमें अपन क्या कलेक्ट करते हैं, इसमें अपन सीबीसी कलेक्ट करते हैं, सीबीसी। व्हाट अबाउट केएफटी एलएफटी, आपको बस यही बताऊंगा, सीबीसी केएफटी एलएफटी यही तीन चीज करते हैं। सिर्फ केएफटी एलएफटी अपन रेड में डाल सकते हैं, सीबीसी पर्पल में डालते हैं। लाइट ग्रीन में क्या रहता है, लाइट ग्रीन में ये जो कंपोनेंट है इसको अपन क्या कहते हैं, लाइट ग्रीन लिथियम हिपैरिन, डार्क ग्रीन सोडियम हिपैरिन। लाइट ग्रीन लिथियम हिपैरिन, डार्क ग्रीन सोडियम हिपैरिन, लाइट ग्रीन लिथियम हिपैरिन एंड डार्क ग्रीन सोडियम हिपैरिन। ब्लू में क्या रहता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट। ब्लू में क्या रहता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट। और ब्लू में क्या, ब्लू ब्लू में अपन कोई भी पेशेंट का सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो अपन वो ब्लू में क्यों डालते हैं, मतलब आपको क्या चेक करना है उसका, उसका आपको चेक करना है पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर चेक करने के लिए अपन ब्लू में डालते हैं। अगर आपको सीबीसी चेक करने का है तो खून कहाँ पे डालोगे आप, पर्पल में। एलएफटी केएफटी चेक करने का है तो आप रेड में डालोगे, रेड में कुछ कंपोनेंट नहीं होता है, रेड सिर्फ एक खाली डिब्बी होती है, उसमें कुछ भी कंपोनेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रे में क्या डालते हैं, ग्रे ग्रे में ग्लूकोज। ठीक है, ग्रे ग्लूकोज। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रे में कौन सा एडिटिव डालते हैं और ग्रे में कौन सा एंटीकोएगुलेंट डालते हैं। तो ग्रे में कौन सा एडिटिव डालेंगे, NaF, और कौन सा एंटीकोएगुलेंट डालेंगे, पोटेशियम ऑक्सैलेट, पोटेशियम ऑक्सैलेट। ठीक है, कौन सा एडिटिव डालेंगे, NaF, और कौन सा एंटीकोएगुलेंट डालेंगे, पोटेशियम ऑक्सैलेट। फटक से एक समरी बना लेते हैं अपन। सबसे पहले मैंने देखा पर्पल, पर्पल में क्या रहता है, K3 EDTA रहता है। फिर एक लाइट ग्रीन का अपन ने देखा था, तो उसमें क्या था, लिथियम हिपैरिन। फिर अपन ने एक देखा डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन सोडियम हिपैरिन। ठीक है, फिर अपन ने देखा ब्लू, उसमें कौन सा कंपोनेंट रहता है, ट्राई सोडियम साइट्रेट। किसके लिए अपन ब्लू यूज करते हैं, पीटीआईएनआर के लिए। पर्पल अपन किसके लिए यूज करते हैं, सीबीसी के लिए। और केएफटी एलएफटी का क्या सीन है भाई, वो अपन रेड में डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ग्रे कलर फॉर ग्लूकोज, ग्रे कलर फॉर ग्लूकोज। ग्रे कलर में कौन सा एडिटिव होता है, वो होता है NaF। एंड कौन सा एंटी कोएगुलेंट होता है, वो होता है पोटेशियम ऑक्सैलेट, पोटेशियम ऑक्सैलेट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Clade media is preferred over other media for the culture of organism in case of UTI bacteria. क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्लेड मीडिया क्यों प्रीफर करते हैं कोई दूसरे मीडिया के ऊपर, कोई भी दूसरे मीडिया के ऊपर क्लेड मीडिया क्यों प्रीफर कर रहे हैं आप इन केस ऑफ यूटीआई, क्यों। इट इनहिबिट प्रोटियस स्वार्मिंग, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस, इट डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। इसके पहले अपने को कुछ पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले अगर मुझे लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होना, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लैक्टोज फर्मेंटर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, मैककॉन के अगार, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है मैककॉन के अगार, और ये आपका PYQ भी है। मैककॉन के अगार इज यूज फॉर लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। उसमें कौन सा कंपोजिशन होता है, मतलब इसका कंपोजिशन क्या होता है, मैककॉन के अगार का कंपोजिशन क्या है, इस अगार का कंपोजिशन है प्लांट, पेप्टोन, lactose, agar, neutral red, which is indicator, and torricelate blue, and torricelate which is bile salt। ठीक है, तो ये होता है मैककॉन के अगार का कंपोजिशन प्लांट। ठीक है, पेप्टोन, लैक्टोज, अगार, न्यूट्रल रेड विच इज इंडिकेटर। ये याद रखना है आपको कि न्यूट्रल रेड जो है इंडिकेटर। और लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्लेड मीडिया यूज करते हैं अपन, और क्या यूज करते हैं, क्लेड मीडिया।
क्लेड मीडिया का इंडिकेटर क्या होता है? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। क्लेड मीडिया का इंडिकेटर क्या होता है? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इस हिसाब से आप ये बोलेंगे कि क्लेड मीडिया क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये आंसर नहीं है। अगर जब भी आपको लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज चेक करने का है, आप हमेशा मैककॉन के अगार चेक करोगे। मैककॉन की अगार से आप चेक करोगे, हमेशा हमेशा याद रखना, मैककॉन के अगार से चेक करोगे। आपको यहाँ पे क्या करने का है? आपको यूटीआई का जो ऑर्गेनिज्म है उसको आपको ग्रो करने का है, उसको आपको ग्रो करने का है। जिससे क्या होगा? मुझे विजिबिलिटी होंगी कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन से यूटीआई कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कि कौन से है ये। उसके लिए मैं क्लेड मीडिया यूज करता हूँ। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है? इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। मतलब अभी तक मुझे नहीं समझा, तो अभी मैं एक टेबल बना देता हूँ। मैं क्या यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? क्लेड मीडिया। क्लेड मीडिया क्या होता है भाई? क्लेड मीडिया के पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्लेड मीडिया के पास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो? इट इज लेस इनहिबिटरी। इट इज लेस इनहिबिटरी। लेस इनहिबिटरी मतलब अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म को लेस इनहिबिट करता है, मतलब अभी तक नहीं समझा मुझे। लेस इनहिबिट करता है मतलब वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देता है। वो ऑर्गेनिज्म को कभी इनहिबिट नहीं करता है, वो हमेशा हमेशा ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देता है कि भाई तू ग्रो हो जा, तू दो दो नाव फूलो फलो, बढ़िया ग्रो हो जाओ। वही अगर मैं मैककॉन के अगार की बात करूं, मैककॉन की अगार की बात करूं, तो वो मोर इनहिबिटरी है। मोर इनहिबिट करना मतलब वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देगा, ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देगा, ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करके रखेगा। बात सही है आपकी कि क्लेड और मैककॉन के लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज दोनों में यूज होते हैं, लेकिन अगर मेरे पास मैककॉन के अगर है, मैं हमेशा 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 मैककॉन के अगर यूज करूंगा लैक्टोज वर्सेस नॉन लैक्टोज के लिए। ठीक है। और क्लेड मीडिया क्यों यूज करते हैं? ताकि ये लेस इनहिबिटरी है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म को फ्रीडम देता है ग्रो करने की। तो इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, सभी को ग्रो करने की परमिशन देता है, जिसकी वजह से अपने को पता चलता है कि यूटीआई का कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोटिलिटी। मोटिलिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। लेशिंग मोटिलिटी, ये तो गली गली के छोटे छोटे बच्चों को भी पता ही है कि लाश को हमेशा बोरे में डालते हैं। ठीक है। आजकल ये बोरा ड्रम से रिप्लेस हो गया है, लेकिन पहले तो लाश को बोरे में डाला करते थे। ठीक है। कॉक स्क्रू मोटिलिटी। कॉक स्क्रू मोटिलिटी कहाँ पे दिखती है? ट्रिपोनेमा पैलिडम में दिखती है। अगर मैंने टी को कुछ इस तरह से कर दिया, तो ये कैसा दिखता है? ये कॉक स्क्रू दिखता है ना, ये कॉक स्क्रू दिखता है। ठीक है। अब ये मत पूछना कॉक स्क्रू क्या होता है। कॉक स्क्रू रशिया में बहुत आपने वाइन खोले होंगे, तो ये वाइन ओपनर होता है। लेकिन ये जो वाइन ओपनर है कॉक स्क्रू, दिखता कैसा है? ये टी जैसा दिखता है, तो इसलिए मैंने इसको ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम क्या कराता भाई? सिफिलिस कराता है। वो सिफिलिस से आपको एक वो बजवर्ड याद आएगा, वो है ट्रक ड्राइवर। ठीक है, ट्रक ड्राइवर। ठीक है। मुझे जो है कॉक स्क्रू जो है, कॉक स्क्रू मोटिलिटी के बारे में पढ़ रहे। कॉक स्क्रू इसोफेगस भी कहीं तो भी दिखता है। कॉक स्क्रू इसोफेगस कहीं पे दिखता है। कॉक स्क्रू इसोफेगस, कॉक स्क्रू इसोफेगस कहाँ पे दिखता है? कॉक्स इसोफेगस डीईएस में, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। डार्टिंग या फिर फिश इन स्ट्रीम, विब्रियो कोलेरा। डार्टिंग, डार्ट क्या होता है? वो एक ऐसा होता है, और इसमें अपन एक डार्ट फेंक के मारते ना, डार्ट फेंक के मारते। मैंने यहाँ पे क्या बनाया? मैंने यहाँ पे क्या बनाया? वी बनाया ना, तो इसलिए विब्रियो कोलेरा। तो डार्टिंग विब्रियो कोलेरा। टम्बलिंग लिस्टेरिया। अगर आप भी कोई रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जो मेन्यू था, मेन्यू का पूरा लिस्ट ऑर्डर कर लिए, मेन्यू का पूरा लिस्ट ऑर्डर करे आपने, तो आपकी क्या निकलेंगी? आपकी टम्मी निकल जाएंगी। ठीक है। तो अगर आप मेन्यू का पूरा लिस्ट ऑर्डर करते हो तो आपकी टम्मी निकल जाती है। ट्विचिंग, ट्विचिंग, ईचिंग, ट्विचिंग, ईचिंग, ट्राइकोमोनास, ट्विचिंग, ईचिंग, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास का ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल। किसको देते हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों को देते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को देंगे अपन। स्वार्म मोटिलिटी, पीवीसीएस। पीवीसीएस मतलब प्रोटीएस।
विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी एंड सीरेशिया। स्वार्मिंग, सबसे पहली बात तो अपन इसको करते पीवीसीएस को। जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, प्रो लोग रहते हैं, वो कैसे स्विम करते हैं, वो कैसे स्विम करते हैं, सर्राटे से स्विम करते हैं। वो कैसे स्विम करते हैं, सर्राटे से स्विम करते हैं। तो इसलिए प्रोटीसियस एंड सीरेशिया शोज स्वार्मिंग मोटिलिटी। और वी मतलब विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, सी मतलब क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। ठीक है, इन सब में से ओनली ग्राम पॉजिटिव अमंग ऑल फोर, ये है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी इज ओनली ग्राम पॉजिटिव अमंग फोर। ठीक है, ओनली ग्राम पॉजिटिव। तो अगर उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ग्राम पॉजिटिव है और स्वार्मिंग मोटिलिटी शो करता है, और उन्होंने पीवीसीएस सब दे दिया उन्होंने, तो आपको तो लगेगा भाई स्वार्मिंग मोटिलिटी सभी शो करते हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव तो ये है भाई, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है। फॉलिंग लीफ मतलब गिरा हुआ, फॉलिंग लीफ मतलब गिरा हुआ, गियार्डिया लैम्बलिया। गियार्डिया लैम्बलिया किसके के साथ प्रेजेंट करता है, स्टिएटोरिया के साथ प्रेजेंट करता है ये हाइकिंग डायरिया शो करता है, हाइकिंग टाइप ऑफ डायरिया शो करता है। इसके प्रोपोजाइट में 2 न्यूक्लियस होते हैं, सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए स्वार्मिंग मोटिलिटी कैसे दिखता है। देख लीजिए स्वार्मिंग मोटिलिटी कैसे दिखती है, ये सब क्या है, स्वार्मिंग मोटिलिटी, जो कि कौन शो करता है, पीवीसीएस। सी क्या है, ओनली एंड ओनली ग्राम पॉजिटिव अमंग ऑल फोर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। स्टॉप कर लीजिए और पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं अभी पढ़ रहा हूँ आगे का। Patient is diagnosed with hepatitis B infection. Which of the following marker will always be present in his serum even during recurrence or if he develop chronic hepatitis? चलो, इसके पहले मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हेपेटाइटिस के बारे में। इसके पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है, चलो, एक निमोनिक है जिसका नाम है सेक्स, सीई, स्पेलिंग अलग है, काम एक ही करता है, सेक्स। इसमें से जो ये दो है ना, ये दो इन्फेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ये दो इन्फेक्शन के बारे में बता रहे हैं। एस क्या है ये, एच बी एस एंटीजन। ई क्या है, एच बी ई एंटीजन, सॉरी, एच बी ई एंटीजन। ठीक है, सी क्या है, एंटी एच बी सी, और एस क्या है, एंटी एच बी एस। ठीक है, तो बन गया मेरा, सेक्स को मैंने इलेबोरेट कर दिया। एच बी एस एंटीजन क्या करता है, इन्फेक्शन शो करता है कि भाई इन्फेक्शन है, बंदे को इन्फेक्शन है। अगर एच बी एस एंटीजन पॉजिटिव है तो भाई बंदे को इन्फेक्शन है। क्या इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है। ई क्या शो करता है, ई ये शो करता है कि हाई इन्फेक्शन है या लो इन्फेक्शन है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर हाई इन्फेक्शन तो है तो एच बी ई एंटीजन पॉजिटिव रहेगा, लो इन्फेक्शन है तो एच बी ई एंटीजन निगेटिव रहेगा। चलो, एंटी एच बी सी क्या शो करता है, क्या ये एक्यूट है, क्या ये क्रॉनिक है। अगर एक्यूट रहा तो आईजीएम रहेगा, एच बी सॉरी एंटी एच बी सी आईजीएम रहा तो एक्यूट हेपेटाइटिस, एंटी एच बी सी आईजीजी रहा तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो हो जाएगा क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और एच बी एस क्या शो करता है भाई, एच बी एस शो करता है कि ये वैक्सीनेटेड है, कि ये शो करता है कि वैक्सीनेटेड है। ठीक है, ये वैक्सीनेटेड है, बंदा वैक्सीनेटेड है। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एच बी एस क्या शो कर रहे हैं, इन्फेक्शन है या नहीं। ई क्या शो करता है, हाई है या लो है, तो अगर पॉजिटिव है तो हाई, नेगेटिव है तो लो। सी क्या शो करता है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, आईजीएम एक्यूट, आईजीजी क्रॉनिक। एस क्या शो करता है, एंटी एच बी एस वैक्सीनेटेड है। ठीक है, चलो, अगर एंटी एच बी एस रहा तो ऑफकोर्स ये शो करता है वैक्सीनेटेड है, लेकिन एंटी एच बी एस प्लस एंटी एच बी सी रहा, दोनों के दोनों, तो ये शो करता है प्रीवियस इन्फेक्शन। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो ये शो करता है प्रीवियस इन्फेक्शन। कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज 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 हो गए, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, पता है। चलो, एक बार अपन इसको डिनोट करते हैं। अगर एच बी एस एंटीजन पॉजिटिव है तो बंदे को इन्फेक्शन है, एंटी एच बी ई पॉजिटिव है मतलब इसको हाई इन्फेक्शन है।
एंटी एचबीसी आईजीएम है तो इसको एक्यूट इन्फेक्शन है, और एंटी एचबीएस निगेटिव है मतलब ये वैक्सीनेटेड नहीं है, वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका? एक्यूट हाई इन्फेक्टिविटी, एक्यूट हाई इन्फेक्शन, सिंपल, खत्म। अगर एंटी एचबीएस पॉजिटिव है मतलब भाई इसको इन्फेक्शन हो गया, ई पॉजिटिव मतलब हाई इन्फेक्शन हो गया, एंटी एचबीसी आईजीजी है तो क्रॉनिक हो गया, इंटरप्रिटेशन हुआ क्रॉनिक हाई इन्फेक्शन। चलो, एंटी एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव है मतलब भाई बंदे को हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, ई नेगेटिव है मतलब इसको लो इन्फेक्शन है, या फिर बोलो ही मत कुछ, या फिर बोलो ही मत कुछ, और आईजीजी क्या है? क्रॉनिक है। तो क्या हो गया आपका आंसर? क्रॉनिक लो इन्फेक्टिविटी। ठीक है, आगे एंटी एचबीएस मतलब इसको इन्फेक्शन नहीं है फिलहाल, लो मतलब है ही नहीं, इसको इन्फेक्शन है ही नहीं। एंटी एचबीसी पॉजिटिव, एंटी एचबीएस पॉजिटिव, मैंने आपको बताया अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे तो प्रीवियस इन्फेक्शन कहलाता है, प्रीवियस इन्फेक्शन। चलो, अगर सब नेगेटिव है और सिर्फ एंटी एचबीएस पॉजिटिव है तो हो गया वैक्सीनेटेड, बंदा क्या था? वैक्सीनेटेड। चलो, नेक्स्ट, patient is diagnosed with hepatitis B infection. Which of the following marker will always be present? Which of the following marker will always be present in his serum even during recurrence or if he develop chronic hepatitis? अगर उसको रिकरेंस हो रहा है, अगर उसको रिकरेंस हो रहा है, या फिर अगर उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया है, और इफ ही डेवलप क्रॉनिक हेपेटाइटिस कौन शो करता है? आईजीजी। पर कौन उसका भी कौन सा बाप क्या है उसका? एंटी एचबीएस है ना, सॉरी एंटी एचबीसी है ना, क्योंकि एंटी एचबीसी क्या शो करता है? एंटी एचबीसी एक्यूट क्रॉनिक शो करता है, तो बोल रहा है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उसको। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस आपको कैसे समझ में आता है? एंटी एचबीसी के वजह से समझ में आता है, एंटी एचबीसी की वजह से आता है, तो एंटी एचबीसी की वजह से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और एक क्वेश्चन है, स्टॉप करिए, पढ़िए। आई होप आपने अभी रिज्यूम कर लिया होगा। चलो, ओनली सेरोलॉजिकल मार्कर प्रेजेंट पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन, प्रेजेंट पोस्ट इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन हो गया अभी फिलहाल, इन्फेक्शन हो गया अभी, पोस्ट इन्फेक्शन है, तो अभी भी कौन सा ऐसा मार्कर है जो पॉजिटिव रहेगा? एंटी एच बी एस एंटीजन तो इन्फेक्शन बता रहा है, एंटी एच बी एस पता नहीं, एच बी सी क्या बताता है? सॉरी ये होना चाहिए एंटी एच बी सी, ये बताता है कि एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लेकिन अभी इसका अभी फिलहाल इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या शो करता है? हाई इन्फेक्शन है या लो इन्फेक्शन, लेकिन फिलहाल ये पोस्ट इन्फेक्शन की बात कर रहा है, अभी फिलहाल इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। एंटी एच बी एस क्या शो करेगा? कि पोस्ट इन्फेक्शन में क्या शो करेगा? कि वैक्सीनेटेड है, जैसे कि पोस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि ये वाला पोस्ट इन्फेक्शन, ये वाली सीरीज पोस्ट इन्फेक्शन, फिलहाल उसको इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका एंटी एच बी एस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दिखाएंगे कि अभी फिलहाल वो वैक्सीनेटेड है, उसको इन्फेक्शन हुआ था, उसने वैक्सीनेशन लिया, अभी वो ठीक हो गया, अभी वो ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से आ सकते हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, ओके गाइस, चलो अभी अपन फिलहाल इतना ही रखते हैं। मेरे को भी देखना पड़ेगा वीडियो सेव हुआ है नहीं, ऑडियो बरोबर आया नहीं नहीं, मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा। अपन पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कर लेना और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। मिस मत करना, सारे के सारे जो टॉपिक्स थे सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं इतना देखूंगा कि दिन में कम से कम 2 वीडियोस डाल दूँ, अगर मेरे बस में रहा तो मैं 2 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। बने रहना, ठीक है वीडियोस में। चलो गाइस, बाय बाय।